नेपाल की औरतें महीने में एक रात छोटी लड़की के साथ क्यों गुजारती हैं? ये राज जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 14 साल की उम्र में मेरे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी और मैं बहुत परेशान था। मैं तो अपने पापा से मिलने के लिए आया हुआ था। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ आकर मुझ पर ही एक भारी जिम्मेदारी आ जाएगी। तभी मेरी मुलाकात एक नेपाली औरत से हुई जिसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं 14 साल का छोटा बच्चा था। उसे भला मुझसे ऐसा क्या काम हो सकता था जिसके बदले में मुझे बहुत कुछ दे रही थी। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन हालात ने मुझे उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया था। और फिर जो कुछ उस औरत ने मेरे साथ किया वो जानकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। मेरा नाम रचित है। मैं सिर्फ 14 साल का था और पापा से मिलने के लिए नेपाल आया था। और मेरे पापा मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट आ रहे थे कि रास्ते में ही उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। वो बुरी तरह से घायल होकर अस्पताल पहुंच गए थे। जब एयरपोर्ट पर पापा की जगह उनके दोस्त मुझे लेने आए और ये खबर सुनाई कि मेरे पापा अस्पताल में पड़े हैं, तो मैं बिल्कुल घबरा गया। मुझे गुवाहाटी में बहुत मेरी मम्मी ने हवाई जहाज में बिठाया था और यहाँ मुझे पापा लेने आने वाले थे, लेकिन पापा की दोस्त को देखकर और सारी बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैं बहुत जिद करके नेपाल आया था क्योंकि मेरे स्कूल में छुट्टी हुई थी और मैं कुछ वक्त अपने पापा के साथ बिताना चाहता था और नेपाल घूमना चाहता था। मैं मम्मी पापा का इकलौता बेटा था, इसीलिए मेरी जिद पर पापा मान गए और मुझे अपने पास बुला लिया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझे यहाँ आने पर ऐसी मुसीबत टूट पड़ेगी। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो ये देखकर मेरे आंसू बहने लगे कि मेरे पापा बहुत ही बुरी हालत में अस्पताल में एडमिट थे। उनके पूरे शरीर पर पट्टी बंधा हुआ था। डॉक्टर ने बताया था कि उनको काफ़ी सारी हड्डियों में फ्रैक्चर हुआ है। अभी ये परेशानी चल ही रही थी कि तभी पता चला कि कंपनी ने पापा की एक्सीडेंट का सुनकर उन्हें छुट्टियां दे दी और पापा के पास अगले 6 महीने तक कोई काम नहीं है। कंपनी पापा का बोझ नहीं उठाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने 6 महीने के लिए छुट्टी दे दिया था और पापा की जगह किसी दूसरे आदमी को रख लिया। जब पापा होश में आए और उन्हें ये बात पता चला तो वह रोने लगे, क्योंकि पापा के पास सिर्फ घर की जिम्मेदारियां नहीं थी बल्कि 2 कुंवारी बहनें भी घर पर थी। उन्हीं की वजह से पापा नेपाल कमाने आए थे और मुझे और मम्मी को उस वक्त छोड़ के यहाँ चले आए थे। जब मैं सिर्फ 6 महीने का था, यहाँ आने के बाद से पापा 2 बहनों की शादी कर यही सोच कर पापा की तबीयत और ख़राब होने लगी। अब आगे क्या होगा? पापा को इतना परेशान और तकलीफ में देखकर मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। ना मैं यहाँ आने की जिद करता और ना ही पापा का एक्सीडेंट होता। मेरी नज़र में तो पापा के इस हाल का जिम्मेदार मैं ही था। अस्पताल वालों ने 1 हफ्ते में ही पापा को छुट्टी दे दी थी। फिर मैं और पापा एक छोटे से अपार्टमेंट में वापस आ गए। पापा कहने लगे अब गुवाहाटी वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब पापा कोई काम को करने के काबिल नहीं थे और कंपनी पापा का खर्चा नहीं उठा रही थी। ऐसे में यहाँ रहना पापा के बस में नहीं था। पापा का कहना था कि जो भी पैसा जमा हुआ है वो भी इसी तरह खर्च हो जाएगा, इससे बेहतर ये है कि हम घर चले। पापा की बातों से मैं परेशान हो गया था, क्योंकि मैं जानता था कि वहाँ जाकर भी हमारा गुजारा होना मुश्किल है। पापा के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं था। मैंने पापा को तसल्ली दी कि आपकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए तो फिर हम वापस जाने का सोचेंगे। उस वक्त पापा टिकट लेने के भी काबिल नहीं थे, लेकिन मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ कोई काम ढूंढूंगा और जब तक पापा सही नहीं होते अपने पापा के साथ रहकर उनकी जिम्मेदारियां उठाऊंगा। लेकिन सारा दिक्कत ये था कि ये गुवाहाटी नहीं था और यहाँ 14 साल के बच्चे को कोई काम पर रखने को तैयार नहीं था। यहाँ बच्चों से काम करवाने पर सख्त कानून लगाई गई थी। मुझे समझ आ रहा था कि क्या काम करूं, क्योंकि मेरे लिए यहाँ काम ढूंढना इम्पॉसिबल था। पापा रूम में रहकर खुद को बीमार महसूस कर रहे थे, इसीलिए मैं पास के पार्क में पापा को घुमाने के लिए ले आया। वहीं पर मेरी मुलाकात एक नेपाली औरत से हुई। वो थोड़ी दूर पर बैठी थी और उसकी नज़र मुझ पर और मेरे पापा पर जमी हुई थी। कुछ ही देर गुजरे थे कि पापा का कोई जानने वाला मिल गया और पापा उसके साथ बात करने में बिजी हो गए। तभी वह औरत इशारे से मुझे अपने पास बुलाई। मैं तुरंत चला गया। वो औरत बहुत ही खूबसूरत थी। मुस्कुराकर मुझसे पूछने लगी कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, तुम्हारे पापा को क्या हुआ है। मैंने उसे बताया कि मेरा नाम रचित है और मेरा घर इंडिया गुवाहाटी में है। मैं यहाँ घूमने के लिए आया था, लेकिन मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया और इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरी बात सुन के वो धीरे से मुस्कुराई, कहने लगी फिर तुम लोगों का गुजारा कैसे चल रहा है। उसकी बात पे
मेरी आँखों में आँसू आ गए और मैंने उसे बता दिया कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पापा की नौकरी खत्म हो गई है, हम वापस नहीं जाना चाहते। मुझे यहाँ कोई काम नहीं मिल रहा। कहने लगी कि अगर तुम्हें यहाँ कोई काम मिल जाए तो फिर तुम वो काम कर लोगी। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया और कहा, हाँ क्यों नहीं, अगर कोई काम होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। घर जाकर हमारा गुजारा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि 6 महीने तक मैं पापा की जगह उनकी सारी जिम्मेदारी उठा लूँ। मेरी बात सुनकर वो खुशी से कहने लगी कि तुम मुझे बहुत पसंद आए हो। मुझे तुम्हारी जैसे ही किसी लड़की की ज़रूरत थी, जो मेहनत से जीना चाहता हो और अपने घरवालों की खातिर जान तक देने को राज़ी हो। मैंने हैरानी से पूछा कि क्या आपके पास मेरे लिए कोई नौकरी है? हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा काम है, जिसे करके तुम्हें खुशी भी होगी और पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गया था। अगर मुझे कोई काम मिल जाता तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती थी। इसीलिए मैंने उससे कहा, ठीक है, आप मुझे बस काम बता दीजिए, मैं अपने पापा से बात कर लूँगा। कहने लगी, तुम्हें रोज़ सुबह से शाम तक मेरे बंगले पर आना होगा और महीने के आखिरी दिन मैं तुम्हें काम भी बता दूँगी और पैसे भी दे दूँगी। उसने मुझे अपने बंगले का एड्रेस भी समझा दिया और कहने लगी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अगर तुम आओगे तो मुझे खुशी होगी। वह बहुत अच्छे से बात कर रही थी। मैंने उससे कहा कि आप मुझे काम तो बता दीजिए। तो मुस्कुराकर कहने लगी कि रचित, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले तुम आ तो जाओ। मैं उससे और कोई सवाल पूछता कि उससे पहले ही पापा ने मुझे आवाज़ दे दी। उनके दोस्त जा चुके थे और पापा के चेहरे पर तकलीफ दिख रही थी। शायद उन्हें बैठने में तकलीफ हो रही थी। मैं फ़ौरन पापा की तरफ पलटा तो वो हैरत से पूछने लगे कि तुम बंगाली औरत से क्या बात कर रहे थे। मैंने पापा को बता दिया कि वो औरत मुझसे अपने बंगले पर काम करवाना चाहती है और इसीलिए उसने मुझे बुलाया है। मुझे भी यही लगता है कि उस औरत को मुझे अपने बंगले का काम करवाना होगा, वरना मुझ जैसे छोटे बच्चे से वो क्या काम करवा सकती थी। इसीलिए मैंने पापा को यह बात बता दी। मेरी बात सुनते ही पापा ने साफ-साफ इनकार कर दिया और कहा कि मेरे बच्चे, अभी तुम सिर्फ 14 साल के हो। तुम यहाँ मेरे पास घूमने के लिए आए थे। मैं तुम्हें किसी काम पर नहीं लगा सकता था। पता नहीं वह नेपाली औरत कौन है, तुमसे कितना काम करवाएगी। पापा की बात सुनकर मैंने उन्हें दिलासा दिया कि पापा, सिर्फ 6 महीने की तो बात है। अगर आप ठीक हो जाएंगे तो फिर दोबारा मैं अपनी कंपनी में नौकरी कर लीजिएगा और मैं भी वापस चला जाऊँगा। तब तक घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना है। अगर वो औरत मुझे अच्छे पैसे देने को तैयार है तो फिर मुझे काम करने में कोई ऐतराज़ नहीं है। पापा ने नम आँखों से मुझे देखा। कहने लगे कि मेरा 14 साल का बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि अब मुझे समझाने लगा है। मैंने पापा से कहा कि एक बार उस औरत पर भरोसा करके देख ले। मैं काम पर एक दिन जाऊँगा, अगर मुझे काम समझ आ जाएगा तो करूँगा, वरना नहीं। मेरी बात सुनकर और घर की परेशानी देखकर पापा मान गए और कहने लगे कि अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो फ़ौरन वापस आ जाना। मैंने पलटकर उस औरत की तरफ देखा। वो औरत वहाँ से जा चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अगली सुबह उसके पास जाऊँगा और काम देखूँगा। ये काम मुझे किस्मत से मिला था, वरना मैं तो मान चुका था कि मेरे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। सारी रात मैं यही सोच रहा था कि पता नहीं उस औरत को मुझसे क्या काम करवाना है और उसका बंगला कितना बड़ा होगा, वहाँ कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर आंखें बंद करता तो अपनी माँ और बुआ का ख्याल आने लगता। मेरी दोनों बुआ की शादी की उम्र हो चुकी थी और गरीबी की वजह से उनकी शादी नहीं हो रही थी। इसी वजह से तो मेरे पापा परदेस आ रहे थे। अगली सुबह मैं पापा के सारे काम करके और उन्हें नाश्ता देकर बंगले पर जाने के लिए निकल गया। बंगला हमारे यहाँ अपार्टमेंट से ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए पापा को मुझे अकेले भेजते हुए डर नहीं लगा। मैंने पापा को यकीन दिलाया था कि अगर कोई भी बात होगी तो मैं फ़ौरन वापस आ जाऊँगा। उस औरत के बंगले पर पहुंचते ही मैंने चौकीदार को जैसे ही बताया कि मुझे मालकिन ने बुलाया है, उसने सर से पैर तक मुझे देखा और कहने लगा कि तुम मालकिन के पास रहोगे। वह बहुत अजीब सा बोल रहा था और अजीब नज़रों से मुझे देख रहा था। चौकीदार ने कैम के जरिए एक नौकरानी को बाहर बुलाया। चौकीदार ने मुस्कुराकर उस नौकरानी से कहा कि मालकिन एक से बढ़कर एक खूबसूरत बच्चा ढूंढती हैं। मालकिन की नज़र को दाद देनी पड़ेगी। चौकीदार की बात पर मैं हैरान रह गया था। भला काम करवाने के लिए किसी को खूबसूरत होने की क्या ज़रूरत थी? मालकिन को तो मेरे काम से मतलब होना चाहिए था। मुझे तो चौकीदार कुछ पागल मालूम हुआ। वो औरत चौकीदार की बात सुनकर ज़ोर से हंसी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बंगले के अंदर ले गई। बंगला बहुत खूबसूरत था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ऐसा लगता था कि जैसे कि सोने का महल हो। मैं एक खूबसूरत सोफे पर बैठा, मेरे सामने शरबत रखा गया
बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कोई खास मेहमान हूँ। थोड़ी ही देर में मालकिन वहाँ चली आई। मैं मालकिन को देखकर हैरान रह गया। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब वो एक मॉडर्न किस्म की मैक्सी पहने बहुत सारा मेकअप किए मेरे सामने बैठी थी। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने अपनी नज़रें झुका ली थी। जो भी था वो मेरी मालकिन थी और मैं यहाँ काम करने के लिए आया था। मैंने शरबत पी लिया तो मालकिन ने कहा कि तुम थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लो। मालकिन की बातों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं यहाँ आराम करने के लिए नहीं आया था और ना ही इतनी दूर से आया था कि मुझे आराम की ज़रूरत थी। मैंने फ़ौरन कहा कि आप मुझे काम बता दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हर काम बहुत ही ईमानदारी और तेज़ी से करूँगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई और बोली, काम तो तुम्हें ईमानदारी से ही करना होगा, इसी बात की तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। अभी तुम जाकर कमरे में आराम करो और फिर मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या काम करना है। दूसरी नौकरानी ने मुझे कमरे में पहुंचा दिया और साथ ही मेरे पास बहुत सारे फ्रूट्स भी रख दिए। मैं जब से यहाँ आया था, पापा की तबीयत को लेकर परेशान था। ना ही ठीक से आईना देखा था, ना ही अपने खाने-पीने पर ध्यान दिया था और अब उसके कमरे में आकर जब मैं सुकून से बिस्तर पर बैठा तो छत पर लगे आईने में मेरा चेहरा दिखाई दे रहा था। अचानक ही मुझे चौकीदार की बात याद आ गई थी कि मालकिन ने फिर एक खूबसूरत बच्चा ढूंढ लिया है। मैं खूबसूरत तो हूँ, अपनी मालकिन की तरह चमकती हुई रंग और नीली आंखें। मैं दूसरे से बहुत अलग था, हर जगह अपनी आंखों से पहचाना जाता था। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा खोला और मालकिन के साथ एक औरत अंदर चली आई। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मालकिन ने उस औरत को मुझसे मिलवाया। उसका नाम समीना था। मालकिन कहने लगी, यह तुम्हें आज से उठने बैठने का तरीका सिखाएगी, किस तरह की बात की जाती है और इस देश के तौर तरीके क्या हैं, और थोड़ी बहुत यहाँ का भाषा सिखा देगी। मालकिन की बात मुझे बहुत अजीब सी लगी थी। मुझे नेपाल के तौर तरीके सीखने की क्या ज़रूरत थी और उठने बैठने के तरीके मुझे तो मालूम थे। फिर मालकिन खासकर एक औरत को मेरे पीछे क्यों लगाई थी? मुझे काम ही तो करना था। फिर नेपाली तरीके से सीख कर तो मैं क्या करता? वो कहने लगी कि 1 महीने तक तुम्हें यह सब सीखना है और उसके बाद तुम मेरे काम आओगे। 1 महीना तुम्हें समीना के साथ गुजारना है और सुबह से लेकर शाम तक समीना तुम्हें हर छोटी से छोटी बात सिखाएगी। मालकिन मुझे समीना के हवाले करके चली गई थी। समीना एक बहुत ही अच्छी और हंसमुख औरत थी और बहुत अच्छी मुझे हर चीज़ सिखा रही थी। यहाँ तक कि लोगों के सामने कैसे बैठना चाहिए। एक बात मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक नौकर को इतना ज़्यादा ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है। पहले दिन जब मैं शाम को घर लौटा तो पापा मेरी फ़िक्र में बहुत ज़्यादा परेशान थे। वह मुझे देखते ही कहने लगे, आज मैं सारा वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। बताओ तुमने पहला दिन क्या काम किया? तुमसे कितनी काम करवाई गई? और जब मैंने पापा को बताया कि मुझे सिर्फ उठने बैठने के और नेपाली तौर तरीके सिखाए गए हैं तो मेरी बात सुनकर पापा मुस्कुरा दिए। मैंने हैरत से पापा के मुस्कुराने की वजह पूछी तो पापा कहने लगे कि ये नेपाली लोग बहुत अजीब होते हैं। एक कुत्ता भी रखते हैं तो उसकी भी नस्ल मालूम करते हैं। फिर तो तुमको एक ऐसे कैसे काम रख सकते हैं? यकीनन वो पहले तुम्हें अपने तौर तरीके सिखाकर अपने काबिल बनाएंगे कि तुम उनके महल में काम कर सको। चलो अच्छा है, इस तरह तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। जब तक तुम पर काम का बोझ नहीं है तब तुम दिल लगा कर सब कुछ सीख जाओगे। जब मैं सही हो जाऊं तो वापस अपनी नौकरी पर चला जाऊंगा और तुम्हें वापस भेज दूंगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना इतने दिन रह नहीं सकती। पहले ही वो मेरी दूरी का दुख उठा रही है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी उनसे दूर कर दूं। पापा ठीक ही कह रहे थे। मम्मी मेरे बिना बहुत अकेली हो गई। मैं रोज़ मालकिन के बंगले पर जाना शुरू कर दिया था। मुझे अच्छा कपड़े पहनने के लिए दिए जाते थे। मेरे बालों को नए स्टाइल से बना दिया गया था। मुझे हर दिन का अच्छा खाना खिलाया जाता था। 15 दिन में ही मुझ में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया था। खुद को आईने में देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं वही 14 साल का बच्चा हूँ। यहाँ पर खाना पीना मेरे सेहत को बहुत अच्छा कर दिया था। मुझ पर बंगले में घूमने फिरने पर कोई रोक नहीं था। अब तक मैंने किसी काम को हाथ नहीं लगाया था, बल्कि मैं तो यहाँ किसी बादशाह की तरह घूमता फिरता था। लेकिन एक बात मुझे बहुत ही अजीब लगती थी कि मैंने कभी मालकिन के पति को नहीं देखा था, जबकि वह एक शादीशुदा औरत है। उनके पति बच्चे तो नहीं थे, लेकिन उनके पति के साथ
फ़ोटो लगी हुई थी और मुझे पूछने पर उन्होंने बस इतना ही बताया था कि उनके पति का बहुत बड़ा कारोबार है और वो रात को ही घर लौटते हैं। मालकिन सारा दिन तैयार होकर घर में यहाँ-वहाँ घूमती है या फिर शॉपिंग के लिए निकल जाती। जब से मैंने समीना के तौर तरीके सीखे थे, मालकिन मुझे भी अपने साथ ले जाने लगी। वो मेरा हाथ पकड़कर शॉपिंग मॉल्स में घूमती, मुझे मेरी पसंद की चीज़ें दिलाती और मैं अपनी इस नौकरी पर हैरान था, जिसके लिए मुझे एक तो सैलरी भी मिल रही थी और इतना सामान भी। मैंने अपने पापा को अपनी नौकरी और दिन भर के बारे में बताया तो पापा कहने लगे, शायद मालकिन की कोई औलाद नहीं है, इसीलिए वो तुम्हें अपनी औलाद की तरह रख रही है। लेकिन यह बात बताना नहीं चाहती है। मालकिन ने मुझे यही बताया कि 1 महीने तक समीना मुझे ट्रेनिंग देंगी, फिर मेरा काम शुरू होगा। मुझे उस दिन का इंतज़ार था जब मेरा काम मुझे मिलता और मुझे पता चलता कि मुझे क्या करना है। अभी तो मैं अपने नए कपड़ों और महँगी-महँगी चीज़ों को एन्जॉय कर रहा था। पापा की तबीयत पहले से कुछ बेहतर थी, लेकिन इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी कि वो नौकरी कर सकते थे। मेरी नौकरी लग गई थी तो पापा की परेशानी भी कुछ कम हो गई थी। पापा ने मम्मी को एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया था और ना ही मेरी नौकरी के बारे में। पापा मम्मी के पास शाम को फ़ोन करते थे, उन्हें सब कुछ अच्छा-अच्छा कहते थे। दिन तेज़ी से गुज़रते चले गए और 1 महीने में मैं पूरी तरह से बदल गया था। मैं पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। महीने के आखिरी दिन मैं जैसे ही मालकिन के घर पहुंचा तो चौकीदार मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया और कहने लगा, आज से तुम्हारा काम शुरू होने वाला है। मैं इस बात पर खुश था कि अब मुझे काम करना होगा। बंगले के अंदर दाखिल हुआ तो समीना मुझे कहीं नज़र नहीं आई। दूसरी नौकरानी मुझे कहने लगी कि आज आपको सीधे मालकिन के कमरे में जाना है। मैं जब से यहाँ आया था एक बार भी मालकिन के कमरे में नहीं गया था। मालकिन का कमरा हमेशा लॉक रहता था। मैं जैसे ही मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया। मालकिन का कमरा पूरी तरह सजा हुआ था, जैसे किसी नई नवेली दुल्हन का कमरा हो। मालकिन ने मुझे अपना हाथ पकड़कर अपने बिस्तर पर बिठाया और नोटों की गड्डी मेरे हाथ में पकड़ा दी और कहने लगी, ये तुम्हारी इस महीने की सैलरी है। आज का पूरा 1 दिन तुम्हें मेरे साथ इस कमरे में ही गुज़ारना होगा और आने वाले 29 दिन तुम इसी तरह गुज़ारना जिस तरह तुमने इस महीने में गुज़ारे। मालकिन की बात मुझे समझ नहीं आई। ये इतने सारे नोट देखकर मैं खुश हो गया था। मैं मालकिन से कहा कि आप जो भी कहेंगी मैं पूरी ईमानदारी से करूँगा। फिर जो कुछ मालकिन ने मुझसे कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। ये कैसे मुमकिन था? मैं मालकिन के साथ इस तरह कैसे कर सकता था? मैं 14 साल का छोटा-सा बच्चा था और मालकिन जिस चीज़ की ख्वाहिश रखती थी वो पूरा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। वो कहने लगी कि मैंने तुम्हें पूरा 1 महीना हर तरह की आज़ादी दी है। तुम्हें तौर तरीके सिखाकर अपने काबिल बनाया है। अब तुम इस काम से मना नहीं कर सकते हो। ये पैसे तुम्हें इसी काम के लिए दिए गए हैं। इससे पहले तो तुमने कोई काम नहीं किया है। मैंने तुम्हें अपने काबिल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। वो कहने लगी कि हम औरतों की ज़िंदगी भी बहुत अजीब होती है। दूसरे लोग हमारा पैसा और हमारी ज़िंदगी देखकर जलते हैं, लेकिन कोई हमसे पूछे कि हमारे दिल पर क्या गुज़रती है। हमारे पति को ऐश की आदत हो गई है और एक रूम में कई-कई औरतों को रखते हैं और अपनी पत्नी को वक़्त देना भूल जाते हैं। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, लेकिन मेरे पति की दिलचस्पी मुझ में कहीं ज़्यादा उन औरतों में है जिनको उनसे गलत तरीके से अपने पास रखा हुआ है। इसीलिए मैं भी 1 महीना 1 दिन छोटे लड़कों के साथ गुज़ारती हूँ और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करती हूँ। इस तरह ना ही मैं गर्भवती हो सकती हूँ और ना ही किसी को इस बात पर शक हो सकता है। मैं जानती हूँ कि यह गलत है, लेकिन मेरा पति भी तो मुझे धोखा दे रहा है। फिर मैं क्यों ना उसे धोखा दूँ? मैं बदले की आग में जलती रहती हूँ और इसी तरह ठंडी होती हूँ। जब मैं किसी छोटे बच्चे को अपने बिस्तर तक ले आती हूँ, तुमसे पहले भी कुछ लड़कों को मैंने इसी तरह से इस्तेमाल किया है, लेकिन कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं था। मैं उसे हमेशा अपने पास रखती हूँ, लेकिन तुम इतने खूबसूरत हो कि मैं तुम्हें पूरा 1 महीना अपने घर बुलाती रही। इन पैसों की वजह से तुम मुझे खुश कर दो। मैं तुम्हें ज़िंदगी भर अपने साथ रख लूँगी। ना ही तुम्हारे बाप को नौकरी की ज़रूरत होगी और ना ही तुम्हारे घर वापस जाना पड़ेगा। तुम अपने पापा को अपनी मम्मी के पास वापस भेज देना। मैं छोटा ज़रूर था, लेकिन बेअक्ल नहीं था। मालकिन की एक-एक बात मुझे समझ आ रही थी। मैंने वो सारा नोट वापस मालकिन के हाथ में पकड़ाया और साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है।
मैं पाप के रास्ते पर चलकर पैसे नहीं कमा सकता। मालकिन के लाख रोकने के बावजूद मैं वापस चला आया। मालकिन को यकीन था कि वह पैसे की चमक मुझे रोक लेगी, लेकिन पैसों की चमक से ज़्यादा मेरी माँ की परवरिश अहम थी। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सीधे रास्ते पर चलना सिखाया था। मैं गिरते पड़ते वापस अपने पापा के पास चला आया और अपने पापा से कहा कि अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं रखा है। ये लोग बहुत ही जालिम हैं। हम वापस अपने देश चलते हैं। एक रोटी खाएंगे, लेकिन इज्जत की खाएंगे। आपकी थोड़ी सी बीमारी एक कंपनी वालों ने आपको बाहर निकाल दिया, जबकि आप सालों से उनके पास नौकरी कर रहे हैं। और मेरी मालकिन की नीयत ही कुछ और थी, जिसे मैं समझ नहीं पाया था। चौकीदार का मुस्कुराता चेहरा मुझे आज समझ आया था। मैं अपने पापा के साथ वापसी का टिकट ले चुका था और आने वाली जिंदगी मुश्किल जरूर थी, लेकिन पापों से भरी हुई नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, जिंदगी देना इंसान के हाथ में नहीं है, बल्कि भगवान के हाथ में है। मुझे यकीन था कि भगवान ने हमारे लिए गुवाहाटी में किसी न किसी काम का इंतजाम करके रखा होगा। पहले ही नेपाली लोग अलग थे और आजकल के नेपाली लोग बिल्कुल अलग हो गए हैं। दौलत ने उन्हें अपनी इज्जत से भटका दिया है, और इस बात को अंदाज़ा हर इंसान मेरी कहानी से लगा सकता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है, कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल कहानी वो अनकही को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।